Hello everyone, you are welcome to Freedom Classes channel. I am Krishna. Today I am going to discuss about electric potential due to electric dipole at any general point. आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसी विद्युतीय द्विध्रुव के समीप किसी भी बिंदु पर विद्युतीय विभव। इससे पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं electric potential due to electric dipole at axial position, electric potential due to an electric dipole at equatorial position. बट आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे एनी जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी डायपोल के वजह से क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग है ना, तो यहाँ पे डायपोल हम लोग बनाएंगे। डायपोल दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल और इस डायपोल का पॉइंट ए पॉइंट है ये, और ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे बीच में डायपोल का सेंटर होगा। उस सेंटर को हमने वो मान लिया। चलिए, और जानते हैं कि डायपोल का लेंथ, टोटल लेंथ क्या होता है, 2L होता है, और ये यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और ये भी यहाँ से L हो जाएगा। सपोज डैट इस डायपोल से है ना, यहाँ पे ये पॉइंट जो है न तो एक्सियल पोजीशन पे होगा न ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो किसी भी जगह पे एक पॉइंट P मान लेते हैं। सपोज डैट दिस इज़ द है ना, दिस इज़ द पॉइंट P, और P को इस सेंटर से हम लोग मिला देते हैं। P को सेंटर से मिला देते हैं, तो P पॉइंट जो है इस सेंटर से मिला दिए, और ये इस डायपोल के साथ जो है थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। अब यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। तो अब इस क्यू चार्ज से इस पी पॉइंट की दूरी, और ये जो सेंटर से ये पी पॉइंट स्मॉल आर दूरी पे है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग प्लस क्यू चार्ज से इस पी पॉइंट की दूरी जो है हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं ये दूरी R1 है, और ये माइनस क्यू से ये पी पॉइंट कितने दूरी पे है, R2 दूरी पे है। इस दूरी का हम लोग R2 मान लेते हैं। देखिए, चलिए अब हम लोग इसमें तो क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है या नहीं है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, क्योंकि इससे कुछ पता नहीं चल रहा। कहीं भी हम लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखिए ये थोड़ा सा और भी अच्छा से कर देते हैं, ये टेढ़ा हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज डैट ये राइट एंगल हम लोग बनाते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री, और इसको हम लोग थीटा मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि समकोण त्रिभुज बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो सपोज डैट ये जो लाइन आप देख रहे हैं OP, इसको यदि हम आगे बढ़ा दें, यदि इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें OP को, और इस पे यहाँ से
एक परपेंडिकुलर डाल दें। इस लेंथ को हम अंदर से ले लेते हैं, ये L है, ये L है ना। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस OP के बढ़ाए भाग पे हम लोग यहाँ पे लेते हैं। इसको हम लोग N मान लेते हैं, इस पॉइंट को जहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे N मान लेते हैं। तो देखिए OAN ये भी एक त्रिभुज की तरह हो गया, और यहाँ पे ये एंगल हम लोग थीटा ले लेते हैं, ठीक है। उसी तरह इस B पॉइंट से ये साइड और ये भी अभी तो इक्वल नहीं है, तो लेकिन इसको करने के लिए यदि हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन यदि खींचते हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग M मान लेते हैं, M। कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, N डैश भी मान सकते हैं। तो सपोज दैट आप लोग N डैश ही मान लीजिए, N डैश मान लेते हैं। तो ये भी देखिए BON डैश, ये भी एक त्रिभुज हो गया। तो अब इस कंडीशन में ये भुजा जो है इसके बराबर हो गया है ना, और ये भुजा इसके बराबर हो गया। तो इससे हम लोगों को अब है ना क्या फ़ायदा है, तो वो हम लोगों को दूरी निकालने में फ़ायदा है, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों को एग्जैक्ट दूरी नहीं पता है। हम लोग R1 R2 तो एज्यूम कर लिए हैं, ठीक है, ये तो हम मान लिए हैं। तो अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज दोनों में यदि लगाते हैं, तो समकोण त्रिभुज यदि यहाँ पे हम लोग समझाने के लिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज कौन सा है, AON ये त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में देखिए हम लोग को ये निकालना है, ON निकालना है। तो ON का वैल्यू मतलब ये क्या हो गया, बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर, ये हो गया कर्ण। 90 डिग्री के सामने में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज कर्ण होता है। तो cos थीटा यदि लगाते हैं तो ये होता है आधार बटे कर्ण, ON बाई कर्ण क्या है, L है। तो इसीलिए ON का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, हम लोग को L cos थीटा आ जाएगा, L cos थीटा आ जाएगा। उसी तरह हम लोग दूसरा त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज, किसमें BON डैश, BON डैश, इसमें भी यदि हम लोग ये भुजा हमको चाहिए, ON डैश चाहिए, ये वाला चाहिए, ये साइड चाहिए। ON डैश निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फिर से cos थीटा लगाना पड़ेगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है ना, आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार क्या हो गया, ON डैश आधार हो गया, ON डैश आधार हो गया, और कर्ण, तो कर्ण क्या है, L। तो इसके लिए भी ON डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, L cos थीटा। तो यानी कहने का मतलब है कि इसका भी वैल्यू हम लोग को ये निकल गया, ON और ON डैश निकल गया। तो ये जब निकल जाएगा, हम लोग को आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, तो बताइए R2 बराबर क्या हो जाएगा। तो R2 को हम लोग है ना बराबर, यदि हम लोग R2 लिखें, R2 और ये R1 के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये साइड और ये साइड हम लोग बोले अभी जस्ट इक्वल हो गया। अब तो इसमें हम लोग ये यहाँ से यहाँ जो ये लाइन है, ये क्या है, OP है। तो OP का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ, R दिया हुआ है, और ON का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग निकाले L cos थीटा। तो यहाँ पे R2 की जगह पे क्या लिखेंगे, R प्लस L cos थीटा। और यहाँ पे देखिए R1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R प्लस L cos थीटा। और R1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, R1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं बताइए। तो R1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि ये OP, यहाँ से OP का वैल्यू R में से ये भुजा यहाँ से PN डैश और ये PV लगभग बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि OP माइनस UN डैश, OP माइनस UN डैश। तो OP माइनस UN डैश कितना है,
तो ओ पी का वैल्यू तो आर है, माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आर माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का R1 और R2 का वैल्यू आ गया। तो अब हम लोग इस दोनों चार्ज के वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि मेरी क्लास में आप रेगुलर रहेंगे तो आपको एक एक कंसेप्ट आपके दिमाग में घुसा दे सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा। आप एक भी क्लास मिस करेंगे तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे की काम करते हैं। आगे की काम करने के लिए हम लोग लैंग्वेज में थोड़ा लिख लेते हैं। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, तो अब ये सारा पॉइंट आपको समझा दिए। तो अब जो है इसको डिराइव करना बहुत आसान है। फिर से मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब थोड़ा लैंग्वेज लिख लेते हैं। R1 R2 का वैल्यू हम लोग को मिल गया, तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ। आगे फिर से उस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग उसी तरह लिखेंगे। माना ए बी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका केंद्र ओ लंबाई 2l। तो लंबाई देखिए l प्लस l मिलके 2l हो जाएगा ना। लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो गया इस डायपोल का, ए बी डायपोल का लंबाई 2l, l ये l, a से o तक l, फिर o से b तक l, तो दोनों जुट के क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा 2l। तथा डायपोल मोमेंट को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, वेक्टर p से। तथा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर p है। नेक्स्ट लिखेंगे डायपोल के पॉइंट ए पर माइनस q चार्ज तथा पॉइंट बी पर प्लस q चार्ज है। नेक्स्ट डायपोल के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है जो डायपोल के साथ थीटा कोण बनाता है P पॉइंट पर विद्युतीय विभव ज्ञात करना है। है ना। तो हम लोग को P पॉइंट पे, अब देखिए ए बी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका केंद्र हम लोगों ने क्या माना है O है, और लंबाई क्या है 2l है। तो l ये l प्लस l 2l हो गया, लंबाई 2l। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर p है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बार बार बताते हैं कि माइनस q चार्ज से प्लस q चार्ज की तरफ, ठीक है। इसके अलावा देखिए हम लोग ने सेंटर से, है ना, तो अब देखिए पॉइंट ए पे माइनस q चार्ज, पॉइंट बी पे प्लस q चार्ज है। अब सेंटर से यहाँ से स्मॉल r दूरी पे p कोई पॉइंट है, ठीक है, जो इस डायपोल के साथ यानी ए बी डायपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और इसी P पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इस पी पॉइंट पे ज्ञात करना है इस प्लस क्यू चार्ज के वजह से और माइनस क्यू चार्ज के वजह से। तो चलिए अब हम लोग उसको देख लेते हैं क्या क्या है। मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन के काम करेंगे। कंस्ट्रक्शन, आप लोग मैथ में कंस्ट्रक्शन बहुत पढ़े होंगे। जिसको हिंदी में हम लोग रचना कहते हैं, है ना, रचना। अब कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखे हैं कि ओपी के बढ़ाए भाग पर ए से ए एन एक लंब डाला। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओपी के बढ़ाए गए भाग पर ए से ए एन एक लंब डाला। लंब का मतलब परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तथा बी से बी एन डैश लंब डाला। ठीक है, अब देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है ए ओ एन। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ एन में क्या देखेंगे हम लोग, कॉस थीटा बराबर निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण। तो ओ एन बाई कर्ण कितना है, एल है। तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया इस त्रिभुज के लिए। तो ओ एन का वैल्यू हम लोगों को क्या आएगा, एल कॉस थीटा। ये देखना है, एल कॉस थीटा आ गया। तथा समकोण त्रिभुज बी ओ एन डैश, हम लोग को यहाँ भी हम लोग को आधार ये चाहिए, ये साइड ओ एन डैश चाहिए, मतलब ये इस त्रिभुज के लिए क्या है, आधार है। तो कॉस थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे ओ एन डैश बटा एल। तो यहाँ पे ओ एन डैश का वैल्यू आ जाएगा एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। ये दोनों वैल्यू आ गया। तो इसीलिए R2 की जगह पे ये R2 है ना, R2 ये है। तो यहाँ से हम लोग R2 का वैल्यू आ जाएगा एल कॉस थीटा। तो यानी कहने का मतलब यहाँ O से P तक की दूरी तो हम लोग जानते ही है कितना है, R। और ये एक्स्ट्रा जो वैल्यू आया है हम लोग को ओ एन का, तो वो एल कॉस थीटा है। तो उसमें इसमें क्या होगा, जुट जाएगा। उसी तरह यहाँ पे B से लेके P तक देखिए, इसको हम लोग R1 माने हैं। तो R1 में से तो यहाँ O से P तक की दूरी हम लोग को R पता है। और यहाँ BP का वैल्यू ये मतलब इस साइड के बराबर है, लगभग एन डैश पी के बराबर है। तो एन डैश पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, OP माइनस एन डैश पी करेंगे तो OP का वैल्यू क्या है, R है। तो ओ एन डैश का वैल्यू क्या है, ओ एन डैश वैल्यू अभी एल कॉस थीटा हम लोग निकाले हैं, ओ एन डैश का वैल्यू देख लीजिए। तो R में से एल कॉस थीटा घटा देंगे तो हमारा ये दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने वही किया है जो लिखा हुआ है। तो मैं फिर इसको मिटा रहा हूँ। तो आगे की काम हम लोग फिर करते हैं। तो चलिए कंस्ट्रक्शन हम लोग अच्छे तरह से जान गए। कंस्ट्रक्शन में हमने इसमें क्या क्या किया है, बस इसको समझ गए तो समझिए पूरे समझ गए। और उसके बाद कुछ है ही नहीं, बिल्कुल आसान हो गया अब। ठीक है, हम लोग को प्रॉब्लम कब तक होता है, जब तक हम लोग किसी चीज़ को समझते नहीं है, हमारे दिमाग के अंदर घुसता नहीं है, एब्जॉर्व नहीं होता है। तो एब्जॉर्व कब होगा, आप किसी चीज़ को बार बार उसको समझने के प्रयास कीजिएगा
सिर्फ इस फिगर को देख के आपको थोड़ी समझ में आएगा, कुछ ना कुछ इसमें दिमाग लगाना है, ये कैसे हुआ है, इसको क्या किए, किस तरह से किए, ये R1 का वैल्यू इतना क्यों आया। तो यानी कहने का मतलब है कि आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, हर चीज़ को एनालाइज करके पढ़ना पड़ेगा। तो इसी ढंग से तो पढ़ने को कंसेप्चुअल पढ़ाई कहते हैं। तो फिजिक्स क्या है, कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट से भरा पड़ा है इसमें, तो बिना कंसेप्ट का ये होगा ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब आप कंसेप्ट समझते हैं तो आपको याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसमें रिमेंबर करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आप समझते चलेंगे, चीज़ें बनती जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद क्या है, हाँ, माइनस प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P तक की दूरी हम लोग को आ गया। तो दूरी प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P तक की दूरी R1 का वैल्यू कितना आ गया, तो R1 बराबर हम लोग का आ गया R माइनस L cos थीटा। दूसरा, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण, तो V प्लस क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो V प्लस क्यू का वैल्यू हम लोग फार्मूला जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ये चार्ज बाई दूरी, कौन सा दूरी, ये R1 का दूरी। तो R1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर R1 के जगह पे डायरेक्ट हम लोग लिख दें R माइनस L cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम R1 लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और पॉइंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक स्टेप और आगे चले गए। तो R1 का वैल्यू अब रख दीजिए R माइनस L cos थीटा, वही बात है। दूसरा, माइनस क्यू चार्ज के कारण, माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P तक की दूरी बताइए क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P तक की दूरी क्या है, R2 है। R2 का वैल्यू बताइए R प्लस L cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हिंदी में हम लोग विद्युतीय विभव कहते हैं। इसको विद्युतीय विभव को V से डिनोट करते हैं, और किस चार्ज के कारण है, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण। तो V माइनस क्यू है ना, V के नीचे लिखे हैं माइनस क्यू चार्ज, तो V माइनस क्यू चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल विभव कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे देख लीजिए माइनस क्यू चार्ज के कारण है, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज के कारण, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में R2 है, दूरी क्या है R2 रखेंगे। इसको हम लोग बराबर करके नीचे में लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई R का वैल्यू क्या रखेंगे R प्लस L cos थीटा। तो देखिए दो वैल्यू आ गया हम लोगों को। यहाँ पे एक ये V प्लस क्यू चार्ज के वजह से जो पोटेंशियल आया था वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L cos थीटा। दूसरा V माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई R2, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई R2 का वैल्यू हम लोगों को क्या रखे हैं R प्लस L cos थीटा। R2 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं R प्लस L cos थीटा। आप लोगों को ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गया होगा, ये दोनों वैल्यू हम लोग को आ गया। अब इस दोनों वैल्यू का यूज हम लोग करेंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब P पॉइंट पे कुल विभव निकालेंगे, है ना।
प्लस क्यू चार्ज की वजह से और माइनस क्यू चार्ज की वजह से, दोनों वैल्यू हम लोग को आ गया है। तो अब हम लोग दोनों पी पॉइंट पे दोनों का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः पॉइंट पी पर कुल विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो कुल इलेक्ट्रिक टोटल कुल को हम लोग भी मान लेते हैं, कैपिटल भी बराबर, तो ये भी प्लस क्यू चार्ज की वजह से प्लस भी माइनस क्यू चार्ज की वजह से दोनों जुड़ जाएगा। तो अब इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे भी प्लस क्यू चार्ज की वजह से उसका जो वैल्यू आया था वो आया था 1/4πε0 क्यू बाई, और आया था r माइनस एल कॉस थीटा, और इसका जो वैल्यू आया v माइनस क्यू का, तो 1/4πε0 माइनस क्यू बाई r प्लस एल कॉस थीटा, इतना वैल्यू आया। तो अब देखिए इसके बाद क्या होगा, तो अब ये होगा कि ये माइनस ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1/4πε0 क्यू बाई r माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/4πε0 क्यू बाई r प्लस एल कॉस थीटा। अब इसमें हम लोग को कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है कि क्यू बाई 4πε0 कॉमन है, और इसके अंदर आ गया 1/r माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा। अब ये कॉमन आ गया, तो ये दोनों का हम लोग ये अंदर में एलसीएम लेंगे 4πε0। तो देखिए एलसीएम में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r माइनस एल कॉस थीटा, और ये हो जाएगा r प्लस एल कॉस थीटा। कहीं ना कहीं ये पहले वाले की तरह हम लोग को फार्मूला पे फिर से आ गया है, क्या आ गया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पे आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिखे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से r माइनस एल कॉस थीटा है ना, और प्लस है तो r प्लस एल कॉस थीटा। तो ये भी, इसको भी हम लोग r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम लोग इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए ये इससे कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, r प्लस एल कॉस थीटा इधर आ जाएगा, माइनस साइन है तो r प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कट के r माइनस एल कॉस थीटा। इसके आगे और भी हम लोग करेंगे q बाई 4πε0। चलिए नीचे में हम लोग क्या लिखे थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला में आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एल कॉस थीटा बी है और r जो है a है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर टोटल एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो अब हम लोग देखिए r प्लस एल कॉस थीटा, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो r से r कैंसिल हो गया, कट गया। तो अब क्या बचा, अब देखिए क्या बचा, तो v का वैल्यू आ गया कितना, v बराबर आ गया q बाई 4πε0। यहाँ पे l cos थीटा प्लस l cos थीटा दोनों मिलके क्या हो जाएगा, इंटू 2l cos थीटा हो जाएगा, 2l cos थीटा हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे इतना आ जाएगा। बताइए
Q इंटू 2L को हम लोग क्या लिखते थे, ये P के बराबर होता था। तो यहाँ पे देखिए Q और 2L को यदि एक साथ मल्टीप्लाई कर दे तो इसके बदले में हम लोग को क्या आएगा, P cos थीटा आ जाएगा। P इसके P और cos थीटा ये वाला हम लोग लिख सकते हैं, और नीचे में क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मिटा दूँ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इधर इसको हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग का V का वैल्यू ये आ गया है, V का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, अब चलिए इसमें हम कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ये जो R डिस्टेंस है जहाँ पे P पॉइंट हम लोग लिए हैं, तो ये R है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। किस से, ये लंबाई से, L से नहीं बड़ा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डायपोल जो है बहुत कम दूरी से सेपरेटेड रहता है। ये तो दिखाने के लिए आप लोग को इतना बड़ा लिखे हैं ना, लेकिन एक्चुअली में ये डायपोल की जो दूरी होती है ये बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। उसके तुलना में ये R पॉइंट है ना, R डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि ऐसा केस पहले भी हम लोग कर चुके हैं, आर स्क्वायर इज़ वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, देन एल स्क्वायर का वैल्यू लगभग हम लोग 0 के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो अब V का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अब देखिए एल स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे 0 हम लोग लगते हैं, तो टोटल टर्म जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एल स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो L का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये भी तो पूरे 0 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर में से 0 है ना घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ही बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का मेन फार्मूला। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चलिए इसमें 2 केस हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ये आपको पूछा जाता है, ये ऐसा डेरिवेशन कितना बार बोर्ड में पूछा गया है, बहुतों बार पूछा गया है, और ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि कैसे हो रहा है और किस तरह से हमें इसको डिराइव करना है, उसका फार्मूला हमें, है ना, याद रखना है। ठीक है ना। तो अब चलिए इसमें हम लोग 2 केस देखते हैं। कौन कौन सा केस, केस नंबर 1, केस नंबर 1। केस नंबर 1 यह है, जब P पॉइंट इस एक्सियल पोजीशन पर हो। तो ये P पॉइंट जब एक्सियल पोजीशन पे होगा डायपोल के, तो उस कंडीशन में एंगल क्या हो जाएगा, 0। दूसरा कंडीशन है जब ये P पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो, किसके, डायपोल के, तो उस कंडीशन में एंगल जो है थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, 90 डिग्री। तो देखिए क्या होता है। तो पहला केस है, केस नंबर 1 है, केस नंबर 1, जब पॉइंट P डायपोल के एक्सियल पोजीशन पर हो, तो थीटा का वैल्यू 0 के लगभग हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जब ये P पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा तो थीटा जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल हम लोग का क्या आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 डिग्री ले लेंगे पाई आर स्क्वायर। cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। cos 0 का मान क्या होता है, 0 डिग्री बराबर 1। तो 1 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो आपको V का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 1, तो P ही हो जाएगा बाई आर स्क्वायर। देखिए
इतना हम लोग एक्सियल पोजीशन पे आया था, पहले भी आया था, तो यहाँ पे 0 लेने से एक्सियल पोजीशन के बराबर हम लोग पोटेंशियल आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा केस क्या है, केस नंबर 2 यह है केस नंबर 2 यह है कि जब पॉइंट P डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो तो क्या होगा, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा हम लोग 90 डिग्री। इसीलिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा 1/4πε0 P cos 0 डिग्री, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, इक्वेटोरियल पर 90 डिग्री बाई r²। तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है 0, तो 0 पूरे टर्म में 0 रखेंगे तो सब मल्टीप्लाई है, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बताइए हम लोगों को इक्वेटोरियल पोजीशन पे v का वैल्यू कितना आया था 0, तो हम लोग यहाँ पे cos 90 का मान कितना रखे हैं 0, इसका वैल्यू होता है, ये वैल्यू हम लोग को याद रखना। इस तरह से हम लोग ने तीनों कंडीशन में देखा, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और किसी भी जनरल पॉइंट पे जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी डायपोल के वजह से कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, तो हम लोग का वैल्यू है ना कितना आया था एक्सियल पोजीशन पे 1/4 है ना 4πε0 P/r²। दूसरा v बराबर जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे था तो v का वैल्यू क्या था 0, और किसी भी जनरल पॉइंट पे हम लोग जब निकालेंगे तो आ जाएगा 1/4πε0 P cos θ/r²। तो इस तरह से हम लोग ने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तीनों फार्मूला को एक साथ हम लोग लिख लेते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, तो ये हम लोग को खास करके ध्यान रखना है, भी एक्सियल पोजीशन पे किसी डायपोल के वजह से क्या हो जाएगा है ना, अभी जस्ट निकाले हैं 1/4πε0 P/r², इतना आया है एक्सियल पोजीशन पे। दूसरा भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना आएगा, तो वहाँ पे 0 आ गया था, 0 आया है। ठीक है, तीसरा हम लोग निकाले हैं भी एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, तो इसका वैल्यू हम लोग को जस्ट अभी देखें 1/4πε0 P cos θ/r², इतना आया। तो ये तीनों फार्मूला इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं हम लोग को है ना आएगा, तो हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट को है ना कैलकुलेट कर लिया है। चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तो यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद हो या अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।